तो लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर हमें हमारे हाउस से या कोई भी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी से, चाहे वो दुकान हो चाहे वो फैक्ट्री हो, उससे अगर रेंटल इनकम होती है तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आती है। अब सवाल है कि उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है, उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो वो आज हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ध्यान से समझना। आपके पास जो हाउस है उसके दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो वो लेट आउट होगा तो हमें उसकी कैलकुलेशन एज लेट आउट करनी है, और या वो सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा, मतलब खुद के रहने के काम में आ रहा होगा, तो फिर उसकी कैलकुलेशन हमें वैसे करनी है। और एक कंडीशन मैंने आपको ऐसी भी बताई थी जहां पे आप प्रॉपर्टी को लेट आउट नहीं करते फिर भी उसे लेट आउट मान लिया जाता है, तो उसे कहते हैं डीम टू बी लेट आउट। अब चाहे लेट आउट है और चाहे डीम टू बी लेट आउट है, कैलकुलेशन का तरीका सेम रहेगा। ओके, ठीक है। तो मकान किराए पे है तो यहाँ है, और मकान खाली है तो भी यहाँ है, और अगर मकान में हम खुद रह रहे हैं तो उसकी कैलकुलेशन यहाँ होगी। बता दीजिए एक बार, क्लियर है क्या? क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे भी दो फर्दर सिचुएशन हो सकती है, उसको भी समझिए। एक पॉइंट दे रखा है हमें वैकेंसी नाम से, वैकेंसी समझते हो? वैकेंसी, नो वैकेंसी, दोनों लिख देते हैं। नो वैकेंसी और वैकेंसी मतलब घर के तीन स्वरूप हो सकते हैं। आप ध्यान से समझो, पहले मैं इसको थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर दूं। ये हमारा घर है, या तो ये खाली होगा, या ये खुद के रहने के काम में आ रहा होगा, और या ये रेंट पे होगा। बताओ क्या ये तीनों कंडीशन हो सकती है? तो खुद के रहने के काम में आ रहा है कंप्लीटली, ध्यान रहे कंप्लीटली, तो हम यहां ले रहे हैं। रेंट पे है कंप्लीटली तो हम यहां ले रहे हैं, ठीक है। और खाली है पूरा का पूरा तो हम या तो यहाँ डीम टू बी लेट आउट में लेंगे, और या फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड में भी ले सकते हैं। वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि उसके पास कितने घर हैं, ठीक है। अब क्या पार्शियली भी हो सकते हैं? पार्शियली, कि थोड़े टाइम रेंट पे है, थोड़े टाइम खुद रह रहे हैं और थोड़े टाइम खाली है, ऐसा भी हो सकता है क्या पूरे साल के अंदर, एक साल के अंदर? ये तीनों कंडीशन भी एक साथ हो सकती है कि एक साल में 2 महीने रेंट पे था, फिर 2 महीने खाली था, फिर 8 महीने खुद के रहने के काम में था, ऐसा भी हो सकता है। तो टेक्स्ट में बोला गया कि अगर एक भी दिन आपने प्रॉपर्टी को लेट आउट कर दिया है तो कैलकुलेशन इस तरीके से होगी। अगर आपने एक भी दिन प्रॉपर्टी को लेट आउट कर दिया है तो कैलकुलेशन इस तरीके से होगी, ठीक है। एक भी दिन रेंट पे दे दिया तो इधर कैलकुलेशन होगी, पर उसमें दो कंडीशन कि या तो वैकेंसी है और या वैकेंसी नहीं है। अगर नहीं है तो ये वाला फॉर्मेट लगाएंगे, और है तो ये वाला लगाएंगे। पूरी, इज दैट क्लियर? कंसेप्ट माइंड में क्लियर है कि हम क्या कर रहे हैं? ओके, अब आ जाइए यहाँ पे, ये हमारा सबसे मेन कंटेंट है। इसको पढ़े ध्यान से और तसल्ली से समझना है अपने को, कोई जल्दबाजी नहीं है। दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए, लेट आउट को भी और डीम्ड लेट आउट को भी, दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए हम पढ़ेंगे। वैकेंसी नहीं है इसका मतलब मकान खाली नहीं है। दो ही सिचुएशन है, या तो हमने रेंट पे दिया है या फिर कुछ टाइम खुद के रहने के लिए काम में भी हो सकता है। समझ लो जैसे 6 महीने रेंट पे 6 महीने खुद रहा, 10 महीने रेंट पे 2 महीने खुद रहा, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन यहाँ पे हो सकता है, या पूरे के पूरे 12 महीने रेंट पे हो, खाली नहीं होगा यहाँ पे। ओके, तो समझिए कैलकुलेशन के लिए हमें क्या बोला गया। सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू। अब ये म्युनिसिपल वैल्यू क्या है?
म्युनिसिपल वैल्यू ये है कि म्युनिसिपैलिटी के हिसाब से, जो आपकी लोकल अथॉरिटी है उसके हिसाब से आपके घर का रेंट कितना होना चाहिए, वो बेसिकली ये है म्युनिसिपल वैल्यू। ओके, कि रेंट एज पर म्युनिसिपैलिटी, ऐसे बोल दो एक बार आप समझने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे फेयर रेंट, और बेसिकली इस फेयर रेंट को हम मार्केट रेंट भी बोल सकते हैं। तो मुझे बताइए गवर्नमेंट कौन सी वैल्यू पे टैक्स लेना चाहेगी, जो गवर्नमेंट की वैल्यूएशन है वो, या जो मार्केट की है वो? गवर्नमेंट कौन सी वैल्यू पे टैक्स लेना चाहेगी? की है, गवर्नमेंट की है जो ज्यादा हो, गवर्नमेंट की। थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा डिस्टरबेंस है। चलिए, ओके, बिल्कुल ठीक कहा रिया ने। ठीक है, देखो बेटा, आप जानते हैं मार्केट जो गवर्नमेंट की रेट है वो बहुत कम है, क्योंकि अपडेट नहीं होती ना। गवर्नमेंट की रेट के हिसाब से आपका घर का रेंट बनता है मान लो 2,000 रुपए, और मार्केट में चल रहा है 20,000 रुपए, तो गवर्नमेंट किस पे टैक्स लेना चाहेगी? बोलिए, डिपार्टमेंट किस पे टैक्स लेना चाहेगा? 20,000 पे, जाहिर सी बात है। तो इसलिए कहा गया यहाँ पे विच एवर इज हायर, जो ज्यादा हो हम उस पर टैक्स चार्ज करेंगे। ओके, अब सुनना, एक रेंट कंट्रोल एक्ट बनाया गया, रेंट कंट्रोल एक्ट बनाया गया कि भाई लोग मनमानी से रेंट वसूल ना कर सके, मार्केट रेट बहुत ज्यादा हाई ना हो जाए कि जो गरीब लोग हैं उनके हाथ से निकल जाए। जैसे मान लीजिए कि पैसे वालों ने सारे, अपन अपनी बात करें कोचिंग के आसपास की, कि कोचिंग के आसपास पीजी सारे ले रखे हैं बच्चों ने, है ना, तो किसी पीजी की रेट 5,000 रुपए, किसी का 8,000 रुपए, किसी 10,000 रुपए है। अब कोई एवरेज क्लास बच्चा आता है वो ज्वाइन नहीं कर पाता, क्योंकि वो कहता है इतना मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो वैसा ना हो उसके लिए एक एक्ट बनाया गया, रेंट कंट्रोल एक्ट, जिसका काम क्या है, एक स्टैंडर्ड रेंट सेट करना है कि भाई आप इससे ज्यादा रेंट चार्ज नहीं कर सकते, जो मार्केट वैल्यू वो इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। तो मुझे बताओ अब इन दोनों में से क्या लेना चाहिए हमें? जो हाईएस्ट आया था वो तो ले लिया, हाईएस्ट और स्टैंडर्ड रेंट में से क्या लेना चाहिए? बोलिए, हाईएस्ट और स्टैंडर्ड में से क्या लेना चाहिए? या फिर मैं इसको दूसरे तरीके से समझाऊं, देखो मैंने आपको यहाँ पे कहा था 2,000 है, यहाँ पे कहा था 20,000 है, और यहाँ पे आपने कहा कि सब गवर्नमेंट तो 20,000 पे टैक्स चाहेगी। बिल्कुल ठीक है। रेंट कंट्रोल एक्ट कहता है कि सब जो किराया है वो 16,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो जब नहीं होना चाहिए तो बताओ भाई कितने पे टैक्स चार्ज करना चाहिए हमें? 16,000 पे, क्योंकि ये तो मैक्सिमम अमाउंट हो गया ना। तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे विच एवर इज लोअर। ओके, विच एवर इज लोअर। ठीक है, ये कैलकुलेशन यहां तक, सिर्फ यहां तक की मैं अगर बात करूं तो ये जो फिगर निकल के आई है इसे बोलते हैं बेटा हम ए पार्ट हमारा एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट का मतलब है कि इतने रेंट पे हमें टैक्स मिलने की उम्मीद है, इतने रेंट पे हमें टैक्स मिलने की उम्मीद है। बोलिए, इज दैट क्लियर? ये यहाँ तक की कैलकुलेशन एक पार्ट में आती है। अब ये मान लीजिए यहाँ तक आपको अलग सीखना है, इतना सीखना है पहले तो,
बताइए क्या इतने में कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, तो इसका मतलब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक बार सुन लेना। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में जो ज्यादा हो, जो ज्यादा आया, और स्टैंडर्ड रेंट दोनों में जो कम हो, दैट्स इट। ठीक है। अच्छा, मैं एक कंसेप्ट और क्लियर कर दूं यहाँ पे थोड़ा सा। ये हमारा फर्स्ट केस है ना, एग्जाम्पल के तौर पे। सेकंड केस में आता है, ये 2000 है ना, ये 20,000 है, तो ये आ गया 20,000। स्टैंडर्ड रेंट नहीं दे रखा क्वेश्चन में, तो बताओ कितना लिखूं यहाँ पे? स्टैंडर्ड रेंट नहीं दे रखा तो मैं यहाँ पे कितना लिखूं? यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट के सामने कितना लिखूं? 0 या डैश? 0 या डैश? नंबर ही लिखने पड़ेंगे ना, नील नहीं, वर्ड्स नहीं लिख सकते अपन नील। या तो हमें डैश लिखना होगा या हमें 0 लिखना होगा, इन दोनों में से बताओ। तो देखो ध्यान रखना, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, ऐड नहीं करना, कंपेयर करना है, विच एवर इज हायर, दोनों में जो ज्यादा हो। सत्य, ऐड नहीं करना, कंपेयर करना है। ठीक है, हाँ सुनो भाई, मैं ये पॉइंट आपको क्यों बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अगर मैंने यहाँ पे 0 रख दिया और फिर मैंने कहा विच एवर इज लेस, तो लेस क्या होगा? क्या 0 होगा? अगर मैंने यहाँ पे 0 रख दिया तो विच एवर इज लेस 0 होगा। तो इसलिए हमें 0 नहीं रखना है, 0 रखते तो गलत हो जाएगा। हमें ये थोड़ी बोला स्टैंडर्ड रेंट 0 है, हमें बोला स्टैंडर्ड रेंट नहीं दे रखा, और नहीं दे रखा तो नहीं दे रखा। तो या तो आप यहाँ पे डैश लगाइए, तो डैश का मतलब कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, हमें नहीं पता तो हम तो इसी को ले लेंगे कि साहब ये लो, यही। आगे बात समझ में? और या फिर आप इसको लिखे ही नहीं, आप यहाँ से नाम ही हटा दे, स्टैंडर्ड रेंट हटा ही दे, सीधा लिखें 20,000, और यही हो जाएगी एक्सपेक्टेड रेंट। बोलिए, बात समझ में आती है? ठीक है, तीसरा केस और ले लो, मतलब मैं ऐसा नहीं चाह रहा कि कोई भी डाउट आपके मन में रहे। तीसरा केस और ले लेते हैं। क्या ये सारी वैल्यू, तीनों वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट, क्या हमेशा पूरे साल के ही आएंगे, 12 महीने के आएंगे, या 12 महीने से कम भी आ सकते हैं? जैसे प्रॉपर्टी हमने कहा, मान लो 8 महीने किराए पे है, 8 मंथ्स लेट आउट है। ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर प्रॉपर्टी 8 मंथ्स के लिए लेट आउट है, तो क्या ये सारी फिगर 8 महीने की आएगी या 12 की आएगी? अगर प्रॉपर्टी 8 महीने किराए पे है, तो ये वैल्यूज 8 महीने की आएगी या 12 महीने की आएगी? दीपक कह रहे हैं 12। ठीक है, तो सुनो बेटा ध्यान से। नहीं, ये वैल्यू 12 महीने की आएगी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे एक बात आपको कही थी कि आप चाहे एक भी दिन रेंट पे दें, कैलकुलेशन ऐसे ही होगी जैसे कि पूरे साल रेंट पे है। बताया था, ये लाइन बोली थी मैंने आपको कि आप चाहे एक भी दिन रेंट पे दे, कैलकुलेशन ऐसे ही होगी जैसे 12 महीने रेंट पे था। ठीक है, तो ये 12 महीने का आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इफ लेट आउट लेस देन 12 मंथ्स। ठीक है, अगर लेट आउट है 12 महीने से कम, देन ऑल्सो वैल्यूज आर टेकन फॉर 12 मंथ। ये लिखने से आई थिंक आपके फ्यूचर में कभी डाउट नहीं आएगा कि सर मैं इसको कम कर लूं क्या। बताइए, बात समझ में आ गई? ठीक है, लास्ट पॉइंट, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि इन वैल्यू को हमें प्रपोर्शन करना पड़े? यस, बिल्कुल हो सकता है। किस सिचुएशन में हो सकता है वो सुन लो। बिल्कुल हो सकता है, किस सिचुएशन में हो सकता है वो सुन लो।
इन केस ऑफ परचेज, सेल और कंस्ट्रक्शन, अगर हमारे पास प्रॉपर्टी प्रीवियस ईयर में कौन सा प्रीवियस ईयर पढ़ रहे हैं हम, 2021, अगर हमारे पास प्रॉपर्टी प्रीवियस ईयर में इन 3 रीजन की वजह से कम टाइम तक रहती है, पोजीशन में ही नहीं है, तो हम इन चीजों को प्रोपोर्शनेट करेंगे। अगर हमारे पास प्रॉपर्टी नॉट इन पोजीशन, अगर हमारे पास प्रॉपर्टी पोजीशन में ही नहीं है, तो फिर हमें इनको प्रोपोर्शन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं इसका एग्जाम्पल दे देता हूं आपको। मैं इसका एग्जाम्पल दे देता हूं। पहला, मिस्टर एक्स परचेज हाउस ऑन, बोलो, मिस्टर एक्स ने हाउस परचेज किया 1 जून 2020 को। तो इसके लिए जो वैल्यूज ली जाएगी, ये कितने महीने की ली जाएगी, इसके पास हाउस कितने दिन पोजीशन में था प्रीवियस ईयर में, बोलो, क्या इसके लिए 12 महीने की वैल्यू लिखना सही रहेगा? क्या इसको 12 महीने की वैल्यू लिखना ठीक रहेगा? नहीं, 12 महीने की लिखना ठीक नहीं रहेगा, 10 महीने की ही लिखना रहेगा, क्योंकि पोजीशन में ही प्रॉपर्टी 10 महीने है। बोलो भाई, सभी लोग बोलो, क्या पहले वाले एग्जाम्पल क्लियर है? अगर किसी ने प्रॉपर्टी ही लेट परचेज की है, केस 3 अप्लाई क्यों नहीं किया? केस 3 फ्लैट आउट, लेट आउट लेस देन अलग चीज है। मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास घर है, ठीक है, तुम्हारे पास पूरे साल घर है, ठीक है, तो क्या पूरे साल घर कमाने की कैपेसिटी रखता है? आपका घर पूरे साल इनकम कमाने की कैपेसिटी रखता है क्या? यस। तो अगर आपने फिर भी उसको कम लेट आउट किया, तो हम उसको तीसरे केस में ले रहे हैं, ये मान के कि भाई पूरे साल कमा सकता था, किराए पे आपने नहीं दिया, ठीक है। पर अगर तुम्हारे पास घर ही 10 महीने था, तो क्या तुम्हारा घर 12 महीने कमाने की कैपेसिटी रखता है? क्या तुम्हें 12 महीने कमा के दे सकता है? नहीं। तो फिर तुम उसकी वैल्यूज 12 महीने की कैसे ले सकते हो? जब मैंने घर खरीदा जून में, तो मैं अप्रैल और मई में उससे इनकम कैसे अर्न कर सकता था? कोई वे था क्या मेरे पास उस घर से इनकम कमाने का अप्रैल और मई में? नहीं। तो इसलिए मैं वैल्यूज 10 महीने की ही लूंगा, 12 की नहीं ले सकता। आई बात समझ में? फर्क समझ में आया? थर्ड और फाइव में, थर्ड और फोर में, यहाँ पे प्रॉपर्टी अवेलेबल है पर लेट आउट नहीं हुई है, यहाँ पे प्रॉपर्टी अवेलेबल ही नहीं है। बोलिए, इज दैट क्लियर? अच्छा, इसमें बता दो, चलो अगर क्लियर है तो। सेकंड एग्जांपल में स्क्रीन पे राइटिंग कोई ना करे, स्क्रीन पे जो लिखने का ऑप्शन है उसमें कोई ऑप्शन चूज ना करे बेटा। हाँ जी बोलिए, इस ऑप्शन में कितने महीने की इनकम कैलकुलेट करनी है? 11 महीने, बिल्कुल ठीक है। आई होप बात समझ में आ गई। आई होप सभी की बात समझ में आ गई। एक दूसरा तरीका और है मेरे पास बताने का। इस केस में, जो पहला केस है, हम कितने महीने की इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं? चलो ये बताओ, फर्स्ट केस में हम कितने महीने की इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं?
फर्स्ट केस में हम कितने महीने की इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं? 12 महीने की। 10 की क्यों? 10 कहां से आ गया सत्य? यहाँ पे बोला हूँ फर्स्ट केस, ठीक है। ये सेकंड केस में कितने महीने की कैलकुलेट कर रहे हैं? सेकंड में 12, ठीक है। ये तीसरे केस में कितने महीने की कैलकुलेट कर रहे हैं? 12 की। ये चौथे केस में कितने महीने की इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं? ये वाला एग्जांपल लगा दो। अगर ये वाला एग्जांपल लगाऊं चौथे केस में, पहला एग्जांपल प्रोपोर्शनल नहीं, कितने महीने की कैलकुलेट कर रहे हैं ये बताना है। 10 महीने की, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी 10 महीने हमारे पास, तो 12 महीने की कैलकुलेशन भी कैसे करें? आगे बात समझ में? तो प्रोपोर्शनेट ये वैल्यूज एक ही कंडीशन में होगी, जब आपके पास प्रॉपर्टी पोजीशन में ही ना हो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर प्रीवियस ईयर में प्रॉपर्टी पोजीशन में नहीं है तो हम इनको प्रोपोर्शन करेंगे, अदरवाइज हम इनका प्रोपोर्शनेट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। समझ गए? अब चलते हैं आगे। मैंने जितने भी डाउट आ सकते थे ना आपके आगे फ्यूचर में, वो सारे यहीं क्लियर कर दिए हैं। अब इसका आगे का सेकंड पार्ट पे चल रहे हैं। तो पहले हर क्वेश्चन में आपको इतना तो कैलकुलेट करना ही है। अब आइए इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे हम लिखेंगे एक्चुअल रेंट, और कितने महीने का लिखेंगे? 12 मंथ्स। 12 महीने का एक्चुअल रेंट लिखना है। अब आप कहेंगे सर मान लो किराए पे 8 महीने दिया तो भी 12 महीने का लिखो आप। समझ रहे? यहाँ पे फिक्स है कि आप 12 महीने का रेंट लिखेंगे जितना एक्चुअल में बनता था, ठीक है। क्या ये पूरा 12 महीने का रेंट हमें मिला होगा? क्या ये 12 महीने का रेंट हमें एक्चुअल में मिला होगा क्या हर कंडीशन में? नहीं, जरूरी नहीं है ना। क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है वो देख लेते हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड। ऐसा हो सकता है ना कि उस मकान में 1 महीने हम रहे और 11 महीने किराए पे दिया। अगर ऐसा हुआ कि उस मकान में 1 महीने तो हम रहे और 11 महीने हमने किराए पे दिया, तो क्या वो 1 महीने का किराया हमें मिलेगा? नहीं। तो क्या उतना कम कर दें जितने महीने हम खुद रहे? जितने महीने हम खुद रहे उस मकान में उतने का किराया कम कर दें। ठीक है, वो हमने कम कर दिया है। उसके अलावा बाकी जो किराया बनता है, क्या इसमें से भी किराया डूब सकता है? यस। तो उसको बोलते हैं अनरियलाइज्ड रेंट। क्या बोलते हैं? अनरियलाइज्ड रेंट। उसको भी कम कर देना कि किराया डूब गया, ठीक है। उसके बाद में ऐसा हो सकता है क्या कि मकान जो टेनेंट है, जो किराएदार है, उसने हमें कोई पैसा दिया और उसमें से कुछ पैसा हमने किसी और को दे दिया। जैसे कि हमने उसको एक कुक दे रखा था, तो हम उससे महीना लेते थे 12,000 और 2,000 रुपये हम कुक को दे देते थे, तो हमारी जेब में कितना जाता था? हम किराएदार से 12,000 रुपये महीना लेते हैं, जबकि हमने उसे कुक प्रोवाइड कर रखा है और उस कुक को हम पेमेंट करते हैं 2,000 रुपये का। तो क्या वो 2,000 रुपये हमें यहाँ पे लेस कर देना चाहिए ताकि हमारा किराया निकल सके? हम हमारा टैक्स निकाल रहे हैं, तो जो पेमेंट हमने किसी और को कर दिया वो हटा दो। ओके, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या कि आपने किराएदार को कह दिया कि बेटा तुझे एक तो रेंट देना पड़ेगा प्लस तुझे मेरी ईएमआई भी भरनी पड़ेगी? बोलो, ऐसा बोल सकते हैं? किराए पे मकान देते टाइम पे आप ऐसा बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? प्रशांत कह रहे हैं नो, जया कह रहे हैं नो, दीपक कह रहे हैं नो। वाई? क्यों नहीं कह सकते? आप मेरे पास सामान खरीदने के लिए आते हैं या आप मेरा मकान किराए पे लेने के लिए आते हैं, ठीक है। क्या आप मुझसे रेंट पूछेंगे? बोलिए, क्या आप मुझसे रेंट पूछेंगे? मैं कहूंगा 20,000 रुपये महीना है। क्या कह सकता हूँ?
आपको लेना है तो लो वरना मत लो, ठीक है। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 10,000 तो तुम्हें मुझे महीने का देना पड़ेगा प्लस 10,000 रुपए की मेरी इंस्टॉलमेंट है वो तुम्हें पे करनी पड़ेगी? बोलो क्या ऐसा कह सकता हूँ? क्यों, क्या दिक्कत है भाई प्रशांत, क्यों नहीं कह सकते? भाई पेमेंट करना है, मैं इनडायरेक्टली मैं लूँ किसी और को दिलवाऊं, उससे आपको क्या फर्क पड़ेगा? आपको जमे तो ले लो घर, अगर मेरी कंडीशन जमती है तो घर ले लो, नहीं जमती तो कोई बात नहीं। पर ऐसा मैं कह क्यों नहीं सकता, मैं तो ओनर हूं ना। अच्छा चलो मैं ईएमआई काट देता हूँ मैं ये कहता हूँ 10,000 रुपये तो मुझे कैश दे देना, ठीक है, और 10,000 रुपये का मेरा बिल आता है बिजली का, वो भर देना आप। मेरा पर्सनल बिल आता है वो भी आपको भरना पड़ेगा। बोलो ऐसे दे सकता हूँ? बोलो भाई हाँ या ना, क्या मैं ऐसे दे सकता हूँ? नहीं दे सकता? प्रशांत माइक ऑन करो बेटा और मुझे बताओ वाई हम क्यों नहीं कर सकते? हाँ रिया बेटा ठीक कह रहे हैं आप। प्रशांत बताओ बेटा, डाउट क्लियर होने चाहिए सबके, हम ऐसा क्यों नहीं कह सकते? फिर उसकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है ये तो। अरे भाई बोलो फटाफट, रिप्लाई तो करो। अगर कोई चीज आप यहाँ ना कह रहे हैं और मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहा हूँ तो फिर आप उसका रिप्लाई तो करिए, अदरवाइज तो ये तो अटकाने वाला काम हो गया। सर ये फिक्स थोड़ी है कि ना उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल फिक्स ही आएगा, वो सर कितना भी आ सकता कंडीशन के है। ऊपर डिपेंड करता है। नहीं अपन तो बात ही नहीं कर रहे ना, कंडीशन तो मल्टीपल हो सकती है। अपन तो बात ये कर रहे हैं कि इज इट पॉसिबल और नॉट। आपने कहा नहीं, तब पूछ रहा हूं मैं वाई, कि क्यों नहीं हो सकता। दीपक बेटा क्यों नहीं हो सकता? बोलो भाई, आवाज नहीं आ रही मुझे किसी की भी। सर ये फिक्स थोड़ी है कि कितना भी आ सकता है बिल, तो नहीं तो उसने कहा 10,000 का आप भर दो, बाकी कम ज्यादा मैं अपने आप देख लूंगा। आप गलत रास्ते मत जाओ बेटा, आप गलत रास्ते मत जाओ, ठीक है। क्या कंडीशन है, कितना बिल आता है वो डजेंट मैटर। हमने एग्जांपल लिया है ना, हमने अमाउंट लिखा है ना कि भाई आप 10,000 रुपये केस मुझे दोगे, 10,000 का मेरा बिल भरोगे, क्या ऐसा हो सकता है? अपन तो ये बोल रहे हैं ना। जब मैंने तो यहाँ पे अमाउंट कोट कर दिया, मैंने बिल नहीं लिखा, तो आप किसी दिन 8,000 होगा वो होगा तब की बात है ना। ऐसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आप जाओगे तो दिक्कत आ जाएगी बेटा। चलो मान लो बिल 10,000 आता है हर महीने, आप बता दो फिक्स है 10,000 आता है। ये आप बाजार को सामान खरीदने जाते हो, ठीक है, बाजार अब तो कई कंडीशन होती है, हर चीज की कंडीशन होती है ना। कोई कहेगा कि जब जैसे आप अभी फ्लिपकार्ट पे किस किसने शॉपिंग की है, चलो ये बता दो, फ्लिपकार्ट पे किस किसने शॉपिंग की है? फ्लिपकार्ट पे किस किसने शॉपिंग की है, अभी की है क्या रिसेंटली? क्या फ्लिपकार्ट वाला आपको ऑप्शन देता है कि भैया सीओडी कर दो, भैया क्रेडिट कार्ड से कर दो, भैया कॉइन से पेमेंट कर दो, ठीक है। किसी ने सीओडी किया 500 रुपए, किसी ने क्रेडिट कार्ड से किया 500 रुपए, या किसी ने कॉइन से किया 500 रुपए। फ्लिपकार्ट की इनकम कितनी मानोगे? ए ने ये किया, बी ने ये किया, सी ने ये किया। फ्लिपकार्ट की इनकम कितनी है हर केस में? 500 ही है। क्या इससे मैटर करता है कि पेमेंट करने वाले का मोड क्या है? क्या इस बात से फर्क पड़ता है कि पेमेंट का मोड क्या है? नहीं है।
तो यहाँ पे भी इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि हमारा पेमेंट का मोड क्या है। बंदा कह सकता है साहब नगद दूंगा, बंदा कह सकता है साहब 10,000 कैश में दूंगा, 10,000 बैंक से दूंगा, बंदा कह सकता है 10,000 नगद दूंगा, 10,000 का बिल पेमेंट कर दूंगा। क्या ओनर की इनकम पे कोई फर्क पड़ने वाला है? तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता? बोलो प्रशांत एंड दीपक, बोलो बेटा डाउट क्लियर है ना? ऐसा मत सोचो कि यार हम तो फंस गए, कह के फंस गए कुछ नहीं है। डाउट क्लियर हो जाना चाहिए, डाउट नहीं रहना चाहिए मन में। बोलो भाई फटाफट रिप्लाई कर दो, तुम आगे चलो। ठीक है, अब आपने मेरे बिहाफ पे कुछ पेमेंट किया, तो क्या वो भी मैं किराए में जोड़ दूं? बोले, आपने मेरे बिहाफ पे कोई पेमेंट किया तो क्या भी वो भी मैं अपने किराए में जोड़ दूं? यस, तो एक्स्ट्रा पेमेंट बाय टेनेंट मैंने अपने किराए में जोड़ दिया है। ठीक है, पर ध्यान रहे वही खर्चे आएंगे जो आपने मेरे बिहाफ पे चुकाए हैं। ठीक है, इसमें जैसे लोन आता है, ठीक है, स्पेसिफिक आइटम ही आते हैं, बाकी जो खर्चे वर्चे ना डेली रूटीन वाले वो नहीं आते हैं इसमें। इसमें ऐसे ऑब्लिगेशन आते हैं जो मेरे थे और आपने भरे हैं। आपने अपना बिजली का बिल भरा या फिर म्युनिसिपल टैक्स भरा आपने, जो कि मैंने पहले ही बोल दिया था कि आपको ही भरना पड़ेगा, आपकी लाइबिलिटी है, वो मेरी इनकम में मत जोड़ देना। इज दैट क्लियर? सिर्फ वो एक्सपेंसेस जो वैसे मुझे भरने थे पर आपने मेरे बिहाफ पे भरे हैं वही जोड़ने हैं। चलिए, अब ये पूरी फिगर क्या आई हमारे पास, थोड़ा ध्यान से देखना। एक्चुअल रेंट लिया हमने 12 महीने का, उसमें से जितने महीने हम खुद रहे उतने का रेंट कम कर दिया, जितना किराया डूब गया वो कम कर दिया। अगर किराएदार को हमने कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी है तो उसका पैसा हमने कम कर दिया है, और किराएदार ने हमारे लिए एक्स्ट्रा पेमेंट किया तो वो जोड़ दिया। टोटल मिला के एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, मतलब मिल गया या मिलने वाला है या मिलने लायक है, वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। ये हमारा बी पार्ट हो गया है। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है क्या? ओके, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, मैं फिर नीचे मूव करूंगा ना। स्क्रीनशॉट किसी को लेना हो तो ले लो। लिया? अब चलते हैं आगे। अब आपके पास दो पॉइंट है, ध्यान से देखना। एक हो गया एक्सपेक्टेड रेंट, ये वाला, ठीक है, और एक हो गया एक्चुअल रेंट। ये दो मेन पॉइंट हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। ठीक है, और इनमें से आपको लेना है ए और बी, मतलब कि एक्सपेक्टेड और एक्चुअल, विच एवर इज हायर, जो भी ज्यादा हो। ठीक है, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल में से जो भी ज्यादा हो वो आपको ले लेना है। ठीक है, और उसे हम क्या नाम देंगे? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। बस एक बार के लिए यहीं स्टॉप करेंगे। ग्रॉस एनुअल वैल्यू तक पहुंचना है सबसे पहले हमें। बताइए क्या कोई प्रॉब्लम है? पहुंच जाएंगे हम आराम से। बोलिए, क्या ग्रॉस एनुअल वैल्यू तक पहुंच जाएंगे हम आराम से? ओके, ये जो है ना, ये बड़े काम का मुद्दा है, इसको ध्यान से सुनना। अनरियलाइज रेंट, अगर अनरियलाइज रेंट को लेस करने की आपको छूट दे रखी है तो क्या आप इस छूट का गलत फायदा उठा सकते हैं?
आप हर साल कह देंगे मेरा तो किराया डूब गया, मेरा तो किराया डूब गया, ताकि आपको टैक्स ना देना पड़े। कैसा कर सकते हैं आप? आप झूठ भी तो बोल सकते हैं कि साहब मेरा किराया तो डूब गया, मेरे पास तो किराया आया ही नहीं। तो क्या ऐसा बोल के आप टैक्स चोरी भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इस चीज के लिए, इस चोरी को रोकने के लिए रूल बनाया गया, रूल 4 के अंदर, कि आप किराए, जो डूबा हुआ किराया है वो हम आपका डूबा हुआ तभी मानेंगे जब कुछ कंडीशन पूरी हो जाए। बिना कंडीशन के पूरी हुए हम आपके किराए को डूबा हुआ नहीं मानेंगे। ठीक है। कंडीशन क्या हो सकती है? आपकी जो टेनेंसी है, आपकी जो किराएदारी है वो रियल होनी चाहिए। बोलिए, या क्या आपकी किराएदारी रियल होनी चाहिए? ऐसा पॉइंट हो सकता है कि आपने झूठ मूठ ना दिखाया हो कि हमारा किराएदार रहता था और किराया डूब गया, ऐसा ना दिखाया हो। बोलो भाई। हाँ, क्या आपने किराएदार को घर से निकाल दिया हो? टेनेंट हैज वेकेटेड द हाउस प्रॉपर्टी। क्या आपने किराएदार को घर से बाहर निकाल दिया हो तो ही हम किराया डूबा हुआ माने? क्योंकि अगर घर में अभी भी रखा हुआ है उसको आपको, तो फिर डूबा हुआ क्यों है किराया? अगर वो नहीं दे रहा आपको काफी टाइम से, तो निकालो बाहर। अगर आप फिर भी उसको घर में रखते हो तो क्या इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं कि मेरा किराया डूब गया? टेनेंट इज नॉट occupied any other property of owner। ऐसा हो सकता है कि एक मकान में आपका किराएदार रहता है और उसने आपको रेंट नहीं दिया, तो आपने उसको वहां से तो निकाला और अपनी किसी और प्रॉपर्टी में उसको किराए पे दे दिया। कैसा हो सकता है? बोलो, कैसा हो सकता है? क्या कि किराएदार मकान का किराया नहीं दे रहा था, आपने उसको वहां से तो निकाल दिया और अपने दूसरे हाउस में रख लिया कि भैया वो यहाँ रहो आप। वो ऐसा हो सकता है क्या? सर वो वहां भी किराया नहीं देगा, बिल्कुल ठीक बात है, वहां भी नहीं देगा। पर अगर आपने ऐसा किया है तो क्या हम ये माने कि आपने हमें सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए कि हमारा किराया डूब गया इसलिए ऐसा किया है? अगर ऐसा किया है तो इसका मतलब वाकई में किराया तो नहीं डूबा आपका, आप सिर्फ दिखा रहे हैं, जता रहे हैं कि मेरा किराया डूब गया। समझ गए? भाई आपको ये कंडीशन पूरी करनी थी ना कि उससे मकान खाली करवाना था, तो आपने उसको एक मकान से हटा के दूसरे में रख लिया और कहा कि देखो साहब किराया नहीं दे रहा था इसलिए मैंने खाली करवा लिया। तो इसलिए ये भी लिख दिया कि वो आपकी किसी और प्रॉपर्टी में किराएदार नहीं होना चाहिए। तीसरा, लीगल एक्शन। आपने उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले लिया हो रेंट वसूल करने के लिए। लीगल एक्शन फॉर रिकवरी ऑफ रेंट। अगर ये सारी कंडीशन आपने पूरी करी है, अगर आपने ये सारी कंडीशन पूरी की है, तो ही आपका किराया डूबा हुआ माना जाएगा, तो ही यहाँ पे ये लेस करना है, वरना यहाँ पे लेस नहीं करना है। बोलिए, आई बात समझ में? अगर ये चारों कंडीशन पूरी होती है तब तो हम मानेंगे कि आपका किराया डूब गया और आप उसको लेस कर सकते हैं। बट अगर ये चारों कंडीशन पूरी नहीं होती तो हम आपके रेंट को डूबा हुआ रेंट नहीं मानेंगे। इज दैट क्लियर? अच्छा, क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा ये बात कि ये कंडीशन पूरी हुई या नहीं हुई? नहीं, क्वेश्चन में ये बात नहीं लिखी होगी। मान लीजिए क्वेश्चन में ये बात नहीं लिखी होगी बात, तो क्या करेंगे? दीपक माइक म्यूट कर लो बेटा। अगर क्वेश्चन में ये कोई बात नहीं लिखी है, कुछ भी नहीं लिखा है इसके बारे में, तो आप क्या मानेंगे, कंडीशन फुलफिल हुई है या नहीं हुई? क्योंकि इतने सारी कंडीशन लिख के नहीं दे रहा है ना क्वेश्चन तो।
अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम मानेंगे कंडीशन फुलफिल हो गई है और हम उसको लेस कर देंगे। ओके, बोल दो भाई एक बार, यहाँ तक किसी के कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का तो बोल दो मुझे। प्रशांत, है कोई डाउट? नहीं है, चलिए। तो ये हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन का फॉर्मेट है जो मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बता दिया है ताकि फ्यूचर में कभी भी आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, अब अपन एक आधा क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं, अभी टाइम है अपने पास, तो एक क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं, ज्यादा नहीं तो। रेडी हैं सब? दोबारा एक बार रिव्यू कर लो। सबसे पहले क्या लेना है? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, दोनों में जो भी ज्यादा हो, फिर उसको कंपेयर किससे करना है? स्टैंडर्ड रेंट से। दोनों में जो भी कम हो वो क्या निकल के आएगा? एक्सपेक्टेड रेंट निकल के आएगा। फिर एक्चुअल रेंट लेंगे तो 12 महीने का एक्चुअल रेंट लेना है और 12 महीने के रेंट में से 12 महीने के रेंट में से सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड, अनरियलाइज रेंट, ठीक है, ये कम कर देना है। और एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी है तो लेस कर दो और एक्स्ट्रा चार्ज लिया है तो ऐड कर दो। ओके, चलिए। क्वेश्चन विजिबल है क्या आपको? देखो आपके सामने क्वेश्चन है। विजिबल है या नहीं है अभी? अब ठीक है, बोलो अब विजिबल है? ठीक है, ये सीधा इलस्ट्रेशन दे रखा है तो अपन एक बार इसको देखते हैं। पहले क्वेश्चन पे आओ आप, बुक का सीधा सीधा पहला क्वेश्चन करके दे रखा है सब कुछ। ठीक है, सब कुछ करके दे रखा है, हमें सिर्फ समझना है। कंप्यूट द रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी है 10,000, फेयर रेंट दे रखा है 8,000। तो क्या लेना है बोलो? इन दोनों में से क्या लेना होगा हमें? दस हजार। ठीक है, उसके बाद में बोला कि स्टैंडर्ड रेंट है 10,000, स्टैंडर्ड रेंट भी है 10,000, तो खुद देख लो एक्सपेक्टेड रेंट क्या निकल के आ जाएगा? 10,000। ठीक है, एक बार ये सारे केस देख लो, वैसे मैंने तो आपको एग्जांपल से समझा दी है, एक बार ये सारे केस देख के बताओ मुझे क्या कोई दिक्कत लग रही है इसमें? फटाफट सारे केस समझ लो और एक्सपेक्टेड रेंट निकाल लो, आंसर देखे बिना अपने हिसाब से निकाल लो और फिर देखो क्या कोई डाउट लग रहा है। ठीक है, नहीं लग रहा तो फिर आइए आगे आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है कैलकुलेट द ग्रॉस एनुअल वैल्यू, अभी जो हमने पढ़ा था वो। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। म्युनिसिपल वैल्यू पहला अगर निकालते हैं, चलो H1, H2, H3, H4, H5, H6। ठीक है, एक घर का पहले मैं निकलवाता हूँ फिर अपन देखेंगे क्या करना है। सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी है, बोलो लिख दूं क्या? म्युनिसिपल वैल्यू लिख दूं क्या? 120। फिर फेयर रेंट दे रखा है हमें 105। बोलो क्या लेना है दोनों में से? क्या लेना है हमें दोनों में से? 120, मतलब विच एवरेज
हायर। ओके, फिर हमें स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है, लिख दूं स्टैंडर्ड रेंट कितना है, नहीं दे रखा, बोलो कितना लिखूं, 120। क्या ये हमारा एक्सपेक्टेड रेंट निकल के आ गया, क्या यहां तक हमारा एक्सपेक्टेड रेंट निकल के आ गया है? ठीक है, फिर हमें दे रखा है एक्चुअल रेंट रिसीवेबल 100 और पीरियड ऑफ प्रीवियस ईयर इन मंथ्स 12, मतलब पूरे 12 महीने मकान हमारे पास था और हमें रेंट कितना मिला है, एक्चुअल 100। तो क्या मैं इसे सीधा B.ARR बोल दूं 100, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। बोलो भाई एक बार इतना बता दो मुझे, क्या यहां तक बातें क्लियर हैं? यस। तो अब फाइनली GAV हमें निकालना है और GAV हम क्या लेते हैं, A और B विच एवर इज हायर, यही लेते हैं। तो बताओ GAV कितनी आएगी, 120। दैट्स इट। ओके, एक H6 मैं आपको करवा देता हूं क्योंकि H6 थोड़ा सा अलग है। H6 में नीचे देखो क्या लिखा है, नीचे नीचे H6 में नीचे नीचे क्या लिखा है, पीरियड ऑफ प्रीवियस ईयर इन मंथ्स, कितना लिखा है यहाँ पे, 10। इसका मतलब क्या है, पीरियड ऑफ प्रीवियस ईयर इन मंथ 10 लिखा है, इसका मतलब क्या है? तो भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 10 साल नहीं, 10 महीने, 10 महीने हमारे पास था घर, पिछले साल में 10 महीने ही हमारे पास था। ठीक है, तो 10 महीने ही था, तो क्या ये सारी वैल्यू 10-10 महीने की होगी, मुझे बताओ, क्या ये सारी वैल्यू 10-10 महीने की करनी होगी हमें? यस, तो करो फटाफट करके दो। म्युनिसिपल वैल्यू को कन्वर्ट करके दो, कितना आता है, म्युनिसिपल वैल्यू को कन्वर्ट करके दो, 150 बता रहे हैं। ठीक है, डिवाइड बाई 12 इंटू 10। ठीक है, फेयर रेंट कितना आएगा, 140 बता रहे हैं, चेक कर लेना। विच एवर इज हायर, स्टैंडर्ड रेंट कितना बता रहे हैं, 120 बता रहे हैं। ठीक है, विच एवर इज लोअर, 120। ये हमारा ए पार्ट हो गया है। बोलो जी, क्या ए पार्ट क्लियर है सभी को? क्या ए पार्ट क्लियर है क्या? ओके, अब देखो यहाँ पे वर्ड लिखा है एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, तो ये जो 100 लिखा है क्या इसे भी कन्वर्ट करना है क्या? सो बोलो, क्या ये जो 100 का रेंट लिखा है क्या इसे भी कन्वर्ट करना 10 महीने में? नहीं, ये तो ऑलरेडी 10 महीने का है, क्योंकि एक्चुअल रेंट तो उतने ही पीरियड का होगा। ठीक है, तो ये सो ही रहेगा। तो बी पॉइंट जो हमारा है वो आ गया 100। तो फाइनली ए और बी विच एवर इज हायर, बोलो भाई, इज दैट क्लियर? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। ध्यान रहे एक्चुअल रेंट में और एनुअल रेंट में फर्क है। एक्चुअल पीरियड के लिए होता है और एनुअल 12 मंथ्स के लिए होता है। ये वर्डिंग पे ध्यान रखना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है आपको। ये मैं आपको आंसर चेक करवा देता हूँ। फर्स्ट का आंसर 120 आया था हमारा और इसका भी आंसर 120 आया था। इज दैट क्लियर? तो बाकी के ये 4 हाउस आपको करने हैं होमवर्क में। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।